द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसे विषय पर गोता लगाने वाले हैं जो इस वक्त दुनिया भर की सुर्खियां बटोर रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नतीजे भविष्य की वैश्विक राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख सकते हैं। हाँ, तो जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज का हमारा मुख्य स्रोत BBC न्यूज़ हिंदी की मार्च 2026 की एक बेहद विस्तृत और ताज़ा रिपोर्ट है जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग पर गहराई से बात करती है। बिल्कुल। और विषय सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में ये उतना ही जटिल है। मतलब सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, अगर वो लंबी खिंचती है तो किसके हथियार पहले खत्म होंगे? दावों की बात करें तो दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। हाँ, मैंने देखा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही आक्रामक दावा है कि उनके देश के पास अहम हथियारों की, और मैं यहाँ उनके ही शब्दों को कोट कर रही हूँ, लगभग असीमित सप्लाई है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनके पास दुश्मन का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता है। तो दावों की इस बौछार के बीच आज का हमारा मिशन तथ्यों की जमीन पर उतरना है। क्योंकि देखिए, दावों और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। कागज पर दिखने वाले हथियारों के भंडार और असल युद्ध के मैदान की वास्तविकता में मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। सही कहा। सिर्फ हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा कर लेना या किसी देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी होना ही किसी युद्ध का अंतिम नतीजा तय नहीं करता। जैसे BBC की इस रिपोर्ट में बहुत ही सटीक और हालिया उदाहरण दिया गया है यूक्रेन और रूस का। एग्जैक्टली। अगर हम कागज पर देखें तो यूक्रेन के पास रूस की तुलना में बहुत कम हथियार और सैनिक हैं, लेकिन फिर भी वो एक लंबे अरसे से रूस जैसी महाशक्ति का मुकाबला कर रहा है। इसलिए आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की गिनती करना नहीं है, बल्कि हम दोनों देशों की सैन्य क्षमता के उस जटिल गणित को समझने की कोशिश करेंगे जहां प्रोडक्शन यानी हथियार बनाने की रफ्तार और खपत यानी युद्ध के मैदान में उनके इस्तेमाल की रफ्तार के बीच असली रेस चल रही है। बिल्कुल। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि इस पूरी बातचीत में हम किसी भी देश, विचारधारा या राजनीतिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य केवल BBC के इस रिपोर्ट में दी गई सैन्य और सामरिक जानकारियों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि जो लोग इसे सुन रहे हैं वे इस पूरी भू राजनीतिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सीधे आंकड़ों के खेल में उतरते हैं, क्योंकि युद्ध की शुरुआत की रफ्तार बहुत कुछ बयां करती है। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, जिसे INSS कहा जाता है, उसके जो आंकड़े इस रिपोर्ट में सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, उनके अनुमान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान पर 2000 से अधिक हमले किए हैं। बाप रे। और इसके जवाब में ईरान की तरफ से अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दागे गए हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि शुरुआत में दोनों तरफ से हमलों की ये रफ्तार बहुत ही तेज थी। मतलब आसमान में हथियारों की एक तरह से बारिश हो रही थी। लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले हो रहे हैं उनके पैटर्न में एक बहुत ही तेज गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल। जो मिसाइलें युद्ध के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में दागी गई थीं, वे अब अचानक घटकर दर्जनों पर आ गई हैं। और ये गिरावट कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल डैन केन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के जो ताज़ा आंकड़े BBC की रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, वे स्थिति को साफ करते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? शनिवार को जब ये जंग शुरू हुई थी तो पहले दिन की तुलना में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग में 86% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 86%? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम सिर्फ पिछले 24 घंटों के डेटा को देखें तो उसमें भी 23% की और गिरावट आई है। युद्ध के मैदान में हथियारों के इस्तेमाल का ऐसा गिरता हुआ ग्राफ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। ईरान के पास एक बहुत ही खास हथियार है, शाहिद वन वे अटैक ड्रोन। हाँ, शाहिद ड्रोन्स। ये वो ड्रोन तकनीक है जिसके बारे में युद्ध से पहले माना जाता था कि ईरान ने इसे कई हजारों की संख्या में बना रखा है। शायद एक बहुत बड़ा जखीरा है उनके पास। बिल्कुल। ये वही सस्ता और घातक ड्रोन है जो रूस को भी दिया गया था और जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों के खिलाफ जमकर हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसके डिजाइन की नकल की है। तो क्या इन शाहिद ड्रोन्स के हमलों में भी वैसी ही गिरावट देखी जा रही है जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में?
जर्नल केन के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि संघर्ष के पहले दिन के बाद से ईरान के ड्रोन हमलों में भी 73% की भारी गिरावट आई है। 73%? अब जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके मन में स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठेगा, क्या ईरान सच में हथियारों की कमी से जूझ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके गोदाम खाली हो रहे हैं या फिर वे किसी लंबी रणनीति के तहत भविष्य के लिए अपने हथियारों का भंडार बचाकर रख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे बस इंतजार कर रहे हैं और अमेरिका को थका रहे हों? देखिए, इस सवाल का जवाब युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों में छुपा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने शुरुआती दौर में ही ईरान के हवाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। अच्छा। ईरान का जो ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी उनकी वायु रक्षा प्रणाली, उसे भारी नुकसान पहुंचा है और वो लगभग नष्ट हो चुकी है। हथियारों के भंडारों और सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्रियों को निशाना बना रहे हैं। जब कोई देश आपकी फैक्ट्री और असेंबली लाइन पर ही बम गिराने लगे जहां हथियार बनते हैं, तो उत्पादन को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको पानी रोकना है तो नल बंद करने के बजाय सीधे पानी की टंकी या पाइपलाइन को ही तोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही एनालिजी है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा पेंच है। हम सिर्फ आसमान और फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत यानी भूगोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भूगोल बहुत अहम भूमिका निभाता है और बीबीसी की रिपोर्ट इस भौगोलिक पहलू पर बहुत गहराई से रोशनी डालती है। ईरान आकार में कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिस पर आसानी से कब्जा किया जा सके। बिल्कुल नहीं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ईरान यूरोपीय देश फ्रांस से लगभग 3 गुना बड़ा है। 3 गुना। और इतने विशाल भौगोलिक आकार का सीधा सा मतलब है कि वहां हथियारों को जमीन के बहुत नीचे सुरक्षित बंकरों में या जटिल पहाड़ी घाटियों के बीच आसानी से छिपाया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की मौजूदा उत्पादन क्षमता को कमजोर करना आसान जरूर हो सकता है क्योंकि आसमान खुला है। हाँ। लेकिन इतने बड़े देश में छिपे हुए पूरे के पूरे हथियार भंडार को ढूंढकर पूरी तरह से नष्ट कर देना, ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो अगर हम इन कड़ियों को जोड़कर देखें तो समझ आता है कि सिर्फ आसमान से उन्नत बम गिराकर कोई भी आधुनिक युद्ध पूरी तरह से नहीं जीता जा सकता। इतिहास हमें ये सबक बार बार देता है। रिपोर्ट में हाल के इतिहास के 2 बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिए गए हैं। कौन से? पहला उदाहरण इसराइल और हमास के बीच के संघर्ष का है। गजा जैसे बेहद छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में जहां इसराइल ने 3 साल से अधिक समय तक भारी और निरंतर बमबारी की, वहां भी इसराइल हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया क्योंकि जमीन के नीचे बनी सुरंगों ने हवाई हमलों के प्रभाव को सीमित कर दिया था। एग्जैक्टली। और दूसरा उदाहरण यमन का है जहां हूती विद्रोहियों का मामला है ना? बिल्कुल। यमन में हूती विद्रोहियों पर 1 साल तक लगातार अमेरिकी और सहयोगी देशों की बमबारी होती रही, लेकिन इसके बावजूद हूती विद्रोही बचे रहे और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर उनके हमले भी जारी रहे। तो आप सोचिए, ईरान का भूगोल तो गजा और यमन से कहीं ज्यादा जटिल और विशाल है। सही बात है। वहां की जमीन के नीचे छिपे हुए सैन्य नेटवर्क दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना के लिए भी एक बहुत बड़ी और थका देने वाली चुनौती पेश करते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम चुनौती और थका देने वाले युद्ध की बात करते हैं तो हमें तस्वीर के दूसरे पहलू यानी अमेरिका के जखीरे को भी देखना होगा। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन अमेरिकी सैन्य रणनीति की एक बहुत बड़ी खासियत है जो एक लंबी जंग में उनकी कमजोरी भी बन सकती है। आप उनके महंगे हथियारों की बात कर रही हैं? हाँ, वे मुख्य रूप से बेहद महंगे, जटिल और प्रिसिजन गाइडेड यानी बिल्कुल सटीक मार करने वाले हथियारों पर निर्भर करते हैं। ऐसे हाईटेक हथियारों को बनाने में बहुत सारे माइक्रोचिप्स और समय लगता है। इनका उत्पादन रातों रात लाखों की संख्या में तेजी से नहीं किया जा सकता। और रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा कंपनियों की एक विशेष बैठक बुलाई है ताकि हथियारों के उत्पादन को तेज किया जा सके। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति को अगर अपनी रक्षा कंपनियों की आपात बैठक बुलानी पड़ रही है तो ये एक स्पष्ट संकेत है। बिल्कुल, कि अमेरिकी संसाधनों और सप्लाई चेन पर भी इस युद्ध का दबाव साफ तौर पर महसूस किया जाने लगा है। और ये दबाव ही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा है। हाँ, जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब काफी कमजोर हो चुका है। इसका अमेरिका ने भरपूर सामरिक फायदा उठाया है। कैसे? जनरल केन बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत में जब ईरान का एयर डिफेंस सक्रिय था, तब अमेरिका अपनी बहुत ही महंगी और लंबी दूरी की टॉमहाक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था।
टॉमाहॉक मिसाइलें? हाँ, ये रडार से बचकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगा सकती हैं, जिससे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को सुरक्षित दूरी पर रहने का मौका मिलता है। लेकिन ये मिसाइलें बहुत महंगी होती हैं। अब चूंकि ईरान के आसमान में अमेरिकी विमानों को चुनौती देने वाली वायु रक्षा प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है, तो अमेरिकी वायुसेना के विमानों को दूर से मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। तो अब वे क्या कर रहे हैं? वे सीधे ईरान के अंदर लक्ष्य के ठीक ऊपर से उड़ान भर सकते हैं और कम खर्चीले जेडीएम बम गिरा सकते हैं। जेडीएम यानी जो लोग रक्षा मामलों से उतने परिचित नहीं है, उनके लिए इस जेडीएम के गणित को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जेडीएम असल में कोई नई और महंगी मिसाइल नहीं है। ये एक तरह की सस्ती किट होती है जो एक साधारण बिना दिशा वाले बम, जिसे डम बम कहते हैं, उसकी पूंछ पर लगा दी जाती है। बिल्कुल, और इस किट में जीपीएस लगा होता है जो साधारण बम को एक स्मार्ट बम में बदल देता है। और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल की तुलना में इस जेडीएम किट की लागत कुछ भी नहीं है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के पूर्व मरीन कर्नल मार्क कैंसियन का जो बयान BBC रिपोर्ट में शामिल है, वो स्थिति को और साफ करता है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि शुरुआत में लंबी दूरी के महंगे हमलों के बाद अब अमेरिका इस कम खर्चीले जेडीएम विकल्प पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास इन जेडीएम किट्स और साधारण बमों की संख्या कोई 1000-2000 नहीं, बल्कि दसियों हजार के भंडार में है। और इसी प्रचुरता की वजह से मार्क कैंसियन का ये अनुमान है कि अमेरिका इस स्तर की बमबारी को लगभग अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। जब आपके पास सस्ता और कारगर हथियार हजारों की संख्या में हो और दुश्मन का एयर डिफेंस आपका कुछ न बिगाड़ सके, तो आप लगातार हमले कर सकते हैं। जाहिर है, जैसे जैसे युद्ध खिंचेगा और महत्वपूर्ण निशाने कम होते जाएंगे, हमलों की रफ्तार में अपने आप थोड़ी कमी आएगी। लेकिन हथियारों या बमों की कमी अमेरिका के हवाई अभियानों को नहीं रोक पाएगी। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? अमेरिका के पास हमला करने के लिए तो सस्ते बमों का अंबार है, लेकिन जब बात बचाव की आती है तो क्या स्थिति इतनी ही आरामदायक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि रिपोर्ट में एक ऐसे हथियार का जिक्र है जो इस पूरी युद्ध रणनीति की असली कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। हाँ, बम बरसाना और हमला करना एक बात है, लेकिन अपने सैन्य अड्डों, अपने सैनिकों और सहयोगी देशों को दुश्मन के मिसाइल हमलों से बचाना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। मार्क कैंसियन ने जहां एक तरफ स्पष्ट किया कि जेडीएम बम दसियों हजार में हैं, वहीं उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि अमेरिका के पास जो महंगे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। यानी दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने वाली प्रणालियां। जी, संघर्ष के शुरुआती दौर में जब ईरान ने जवाबी हमले किए और अभी भी जो छुटपुट हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए इन डिफेंस सिस्टम्स की लगातार जरूरत पड़ रही है। और यहीं पर पैट्रियट मिसाइलों का अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। पैट्रियट मिसाइलों का ये अर्थशास्त्र शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ना? हम सब जानते हैं कि बचाव जरूरी है, लेकिन इस बचाव की कीमत क्या है? हर एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, ध्यान रहे सिर्फ एक मिसाइल की कीमत $40 लाख यानी $4 मिलियन से भी अधिक होती है। बहुत बड़ी रकम है। और इससे भी बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां एक साल में ऐसी सिर्फ करीब 700 मिसाइलों का ही उत्पादन कर पाती हैं। जरा सोचिए, एक साल में सिर्फ 700। इस आंकड़े की गंभीरता को ऐसे समझिए, अगर ईरान एक दिन में 50 या 100 सस्ते ड्रोन या मिसाइलें भी दागता है और उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को हर बार एक पैट्रियट मिसाइल चलानी पड़ती है, तो एक साल का पूरा उत्पादन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ उत्पादन की धीमी गति की समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वैश्विक मांग का भी संकट है। वैश्विक मांग कैसे? CSIS के विशेषज्ञ केशियन का जो अनुमान रिपोर्ट में है, उसके मुताबिक अमेरिका के पास अभी अपने रिजर्व भंडार में करीब 1600 पैट्रियट मिसाइलें ही हो सकती हैं। और जाहिर है, हाल के दिनों में हुए ईरानी हमलों की जो लहर आई थी, उसे रोकने में ये भंडार तेजी से कम हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका को ही इन मिसाइलों की जरूरत है। हाँ, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की भारी मांग है। इसके अलावा मध्य पूर्व में अमेरिका के जो अन्य अरब सहयोगी देश हैं, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए इन्हीं मिसाइलों पर निर्भर हैं। तो अगर ईरान भले ही कम संख्या में लेकिन लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहिद ड्रोन दागता रहता है, तो अमेरिका का ये बेहद सीमित पैट्रियट भंडार बहुत ही तेजी से खाली हो सकता है। बिल्कुल। ये तो अर्थशास्त्र के लिहाज से एक बुरा सपना है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए कि आसमान में एक छोटा सा ड्रोन उड़ रहा है, जिसे बनाने में ईरान को मुश्किल से एक पुरानी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के बराबर का खर्च आया होगा। और उस सस्ते से ड्रोन को आसमान में मार गिराने के लिए अमेरिका को एक ऐसी मिसाइल दागनी पड़ रही है जिसकी कीमत एक बेहद महंगी चमचमाती स्पोर्ट्स कार या एक आलीशान बंगले से भी ज्यादा है। ये लागत का ऐसा असंतुलन है जो किसी भी देश के रक्षा बजट को हिला सकता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो केंशन की चेतावनी बहुत ही गंभीर और दूरगामी है। क्या चेतावनी दी है उन्होंने? उनका कहना है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ इस युद्ध में टिके रहने के लिए अपने पैट्रियट मिसाइलों के भंडार को लगातार इस्तेमाल करते हैं और उसे घटाने को तैयार हो जाते हैं, तो इससे दुनिया के एक दूसरे बहुत ही अहम हिस्से में यानी प्रशांत क्षेत्र में किसी संभावित बड़े संघर्ष के लिए बहुत भारी जोखिम पैदा हो जाएगा। प्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक रीजन। हाँ, भू राजनीति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही कहा। अगर कल को प्रशांत क्षेत्र में कोई आपात स्थिति आती है और वहां अचानक युद्ध भड़क जाता है, तो अमेरिका के पास अपने सैन्य अड्डों और अपने सहयोगियों का बचाव करने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस मिसाइलें ही नहीं बचेंगी, और उन्हें बनने में फिर से महीनों या सालों लगेंगे। बिल्कुल। हालांकि इस चिंताजनक तस्वीर के बीच इसी रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का एक बयान भी शामिल है। वे पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि ईरान हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। बीबीसी की रिपोर्ट ये भी टिप्पणी करती है कि शायद इस खास मामले में हेग्सेथ सही हो, क्योंकि अमेरिका की समग्र सैन्य ताकत, उनकी आर्थिक शक्ति और दुनिया भर में फैले उनके संसाधन बहुत विशाल हैं। लेकिन एक बार फिर जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ केवल स्रोत में दी गई अलग अलग जानकारियों और बयानों को सामने रख रहे हैं। हाँ, हम किसी के भी दावों की सत्यता पर अपनी मुहर नहीं लगा रहे हैं। हमारा काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व के आसमान में चल रही इस जंग के गणित का हमारी रोजमर्रा की दुनिया से क्या लेना देना है? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। दरअसल आज की इस वैश्विक रूप से जुड़ी हुई दुनिया में ऐसे युद्धों का असर केवल युद्ध के मैदान या उन दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के हथियार भंडार खाली होने लगते हैं और उन्हें दोबारा भरने के लिए रक्षा कंपनियों पर भारी दबाव पड़ता है, तो इसका सीधा असर दुनिया भर के संसाधनों पर पड़ता है। एकदम सही। इन जटिल हथियारों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स, इनकी वैश्विक मांग अचानक बढ़ जाती है। और इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ता है, जो अंततः रोजमर्रा की तकनीकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जानकारी के इस युग में ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी बड़ी घटना या युद्ध सिर्फ बंदूकों, ड्रोन्स और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। उसके पीछे प्रोडक्शन कैपेसिटी, वैश्विक अर्थशास्त्र और रणनीतिक मजबूरी की कई जटिल परतें होती हैं। ये इस पूरी स्थिति का बहुत ही सटीक निचोड़ है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच की जंग महज इस बात पर निर्भर नहीं है कि किसके गोदाम में कितने हथियार पड़े हैं। ये जंग है उत्पादन की गति की, कि कौन कितनी जल्दी अपने खर्च हुए हथियारों की भरपाई कर सकता है। ये जंग है भौगोलिक संरचनाओं की, कि कैसे विशाल पहाड़ और सुरंगें आसमान से होने वाले हमलों को बेअसर कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये जंग है अर्थशास्त्र की। एक तरफ ईरान के सस्ते शाहिद ड्रोन्स की चुनौती है, जो बेहद कम लागत में बन जाते हैं लेकिन दुश्मन के संसाधनों को लगातार सोख सकते हैं। अमेरिका के पास अपार मारक क्षमता और JDM बमों का विशाल भंडार तो है, लेकिन अपना बचाव करने के लिए जो हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए वो इतना महंगा और सीमित है कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल एक वैश्विक खतरा पैदा कर सकता है। ये एक ऐसी अजीब सामरिक विडंबना है जो आधुनिक युद्ध नीति के सारे पुराने समीकरणों को उलझा कर रख देती है। और शायद यही वो जगह है जहां किसी भी युद्ध के नतीजे सिर्फ इस बात से तय नहीं होते कि किसके पास सबसे ज्यादा विनाशकारी हथियार हैं, बल्कि इस बात से तय होते हैं कि कौन अपने संसाधनों और अपने अर्थशास्त्र को कितनी समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। जी बताइए। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठता है। जब एक देश महज कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन बनाकर किसी दूसरे देश पर लगातार हमला कर सकता है और उन सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए
उस दूसरे देश को मजबूर होकर 40 लाख डॉलर की एक महंगी मिसाइल दागनी पड़े? हाँ, तो क्या भविष्य के युद्ध हथियारों की विनाशक ताकत से ज्यादा देशों को आर्थिक रूप से दिवालिया करने की रणनीति पर लड़े जाएंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में वो देश नहीं जीतेगा जिसके पास सबसे बड़ा बम है, बल्कि वो देश जीतेगा जो दुश्मन को इतना महंगा बचाव करने पर मजबूर कर दे कि उसका खजाना ही खाली हो जाए? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आधुनिक दुनिया में ताकत का असली पैमाना क्या है, सैन्य क्षमता या आर्थिक सहन शक्ति? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा की पूरी रूपरेखा को बदल सकता है। खैर, आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और तथ्यों की इस जटिल यात्रा का हिस्सा बनने के लिए जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आगे भी दुनिया भर की ऐसी ही जरूरी और उलझी हुई खबरों की तह तक जाते रहेंगे और निष्पक्ष रूप से उनका विश्लेषण करते रहेंगे। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। धन्यवाद।